वेल बावलो, कैसे हो। एपिसोड 3 ऑफ फ्यूचर स्टोरी के लिए एक और प्रोमो ड्रॉप हुआ है, लेकिन इसे लाइटली बिल्कुल मत लेना, क्योंकि सरफेस पे ये सिर्फ एक और ट्रेलर लग रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर ये प्रोमो स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट का ग्राउंड वर्क सेट कर रहा है। और सबसे डेंजरस बात क्या है पता है? इस बार मॉन्स्टर्स से ज्यादा खतरनाक चीज और कुछ भी होने वाली है। ऐसा लग रहा है कि मेकर्स अब धीरे धीरे रूल्स चेंज कर रहे हैं। गेम सेम है, लेकिन गेम खेलने का तरीका बदल दिया गया है। और अगर तुमने ध्यान से देखा तो इस प्रोमो में कुछ ऐसे हिडन क्लूज ड्रॉप हुए हैं जो डायरेक्टली हिंट करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और बिलीव मी, अगर ये क्लू सच निकले तो जो अब तक हम देखते आए हैं वो सिर्फ शुरुआत थी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस प्रोमो को एक एक लेयर में तोड़ते हैं, डीपली ब्रेकडाउन के साथ, और देखते हैं कि मेकर्स एक्चुअली छुपा क्या रहे हैं अमेजिंग थ्योरीज के साथ। It's time to play. The man in yellow's back. बैक ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही हम बॉयड को देखते हैं जो कि एज यूजुअल काफी परेशान लग रहा है और अकेला वुड्स की तरफ जा रहा है। वैसे ट्रेलर में हमने देखा था कि बॉयड अपनी वाइफ एबी की ग्रेव पर अक्सर जाता है जब भी वो मेंटली ब्रेक होने वाला होता है, और पिछले सीजन्स में भी देखा है। और हम ट्रेलर में उसकी वाइफ की ग्रेव भी क्लियरली दिखाई गई है। तो यहाँ इस प्रोमो में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये वही जा रहा होगा। और ये डिटेल छोटी नहीं है, क्योंकि आगे इसी प्रोमो में बॉयड किसी से लड़ता हुआ भी दिख रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है, यहाँ वो अपना हाथ छुड़ा रहा है, ना कि लड़ रहा है। क्योंकि ट्रेलर में हमने देखा था कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। अब सवाल, ये हाथ आखिर पकड़ कौन रहा है? क्या ये एबी का घोस्ट हो सकता है? पॉसिबल है, क्योंकि एबी उसे पहले भी हेलुसिनेशन या विजन के फॉर्म में दिखती रहती है। और अगर ये सच है तो ये सीन एपिसोड 3 के एंड का भी हो सकता है, क्योंकि एपिसोड 2 तक आते आते बॉयड ऑलरेडी ब्रेकडाउन पॉइंट पर पहुंच चुका है। एक तरफ जिम की डेथ, दूसरी तरफ अकोस्टा का आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर। मतलब धीरे धीरे बॉयड के हाथ से कंट्रोल निकलता जा रहा है, जो सिस्टम वो इतने टाइम से मेंटेन करके आया हुआ था। और अगर तुम्हें याद हो, पिछली ट्रेलर ब्रेकडाउन में भी हमने देखा था बॉयड ऑलमोस्ट अकोस्टा से प्लीड कर रहा था, जैसे वो कह रहा हो प्लीज सिचुएशन समझो और मेरे साथ मिलकर काम करो, कंधे से कंधा मिलाकर। आई नीड मोर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लाइक यू, क्योंकि बॉयड क्लियरली थक चुका है और उसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। इसी प्रोमो में हम बॉयड को हैमर लेके चर्च की तरफ जाते हुए भी देखते हैं, और अंदर जाकर वो वॉल पर हैमर से अटैक करता है। अब ये रैंडम नहीं है, क्योंकि पिछली प्रोमो में क्लियर हो चुका है कि अकोस्टा को चर्च में बंद किया गया है। तो यहाँ ऑलमोस्ट पक्का है कि बॉयड और अकोस्टा के बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई होगी, और उस फ्रस्ट्रेशन को वो वॉल पर निकाल रहा है हथौड़े के साथ। एंड उसके बाद अकोस्टा को वो समझाने की कोशिश करेगा। मतलब एक के बाद एक इतने इमोशनल हिट्स नेचुरली किसी को भी तोड़ देंगे। और उसके बाद वो अपनी वाइफ की ग्रेव पर जाता होगा, मे बी, जो प्रोमो के स्टार्टिंग का सीन हमें देखने को मिला। और इसी प्रोमो में बॉयड वुड्स के बीच चिल्लाते हुए भी दिख रहा है, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? What do you want from me? ये लाइन कैजुअली नहीं बोली गई है, ये पूरा इमोशनल एक्सप्लोजन है। ये मोमेंट शायद उस हाथ पकड़ने के बाद का है जब वो फाइनली टूट जाता है, क्योंकि वो यहाँ किसी इंसान से नहीं बल्कि उस एंटिटी से बात कर रहा है जो सबको कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पर खेल रहा है उनके साथ। और आयरनी देखो, जहाँ वो पीस लेने जाता है यानी अपनी वाइफ की ग्रेव में, वहीं उसे डिस्टर्ब किया जा रहा है और ज्यादा। द नेक्स्ट सीन में हमें सोफिया दिखती है, किसी को नीचे पटक कर बोलती है इट्स टाइम टू प्ले। देखो मेरी यहाँ कोई हीन भावना नहीं है, लेकिन सोफिया का एटीट्यूड कुछ वैसा ही नहीं लग रहा है कि पटक के पेल देंगे और कोई जनवय नहीं करेगा। अब ये लाइन बहुत डेंजरस है, क्योंकि सोफिया रैंडम वायलेंस नहीं कर रही है, वो गेम खेल रही है। तो सवाल, वो किसके साथ खेल रही है? यहाँ मेरे दो डाउट हैं दो लोगों पर, विक्टर या जूली, क्योंकि जूली स्टोरी वॉक कर रही है और उसे मैन इन येलो की आइडेंटिटी का हिंट मिल चुका है। पिछले प्रोमो में वो 1978 के मैसेकर टाइमलाइन में टेलीपोर्ट हो चुकी है, जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। और पॉसिबिलिटी है कि आगे जाकर वो मैन इन येलो को सोफिया में ट्रांसफॉर्म होते भी देख लेगी। दूसरी तरफ विक्टर हो सकता है, जो आगे सीन में ये भी बोल रहा है कि मैन इन येलो इज बैक। The man in yellow's back. तो विक्टर को मैन इन येलो की आइडेंटिटी पता लग गई है और सोफिया उसे चिढ़ा रही होगी। मींस माइंड मैनिपुलेशन गेम। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी भी है, क्या पता ये कोई रैंडम कैरेक्टर हो जिसे यही मार दिया जाएगा, क्योंकि जब पास्टर को मारा गया था तब भी सोफिया ने सिमिलर प्लेफुल टोन यूज किया था। और अगर कोई जिंदा बच गया तो सोफिया की आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी, अगर वो छोड़ती है तो लॉजिकली जो भी यहाँ है वो बचने वाला नहीं है, मारा जाएगा। एक और एंगल, क्या ये मेरिल हो सकती है? क्योंकि इसी प्रोमो में मेरिल चेन से बंधी हुई भी दिख रही है, और ट्रेलर में भी हमने ये मोमेंट देखा है, वो भी स्क्रीम करते हुए। तो पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है कि सोफिया उसे मारते वक्त ये लाइन बोल रही होगी, अगर मेरिल मरती है तो। और अगर ये सब भी नहीं हुए तो एक और रिस्की गैस है, क्या ये कैनी हो सकता है? क्योंकि कैनी ही सोफिया के साथ फ्रिक्वेंटली दिख रहा है। लेकिन ऑनेस्टली कैनी को यहाँ मारना नहीं चाहिए, तो बस दुआ करो कि ये वो ना हो, यानी कैनी। क्योंकि इसी प्रोमो में आगे कैनी मिडनाइट में बाहर खड़ा दिखता है।
मॉर्टल के पास और वो किसी को गुस्से में देख रहा है। और हम जानते हैं मिडनाइट में बाहर सिर्फ मॉन्स्टर्स होते हैं, ना कि इंसान। क्या वो सोफिया है या फिर स्माइली है? क्योंकि इसी प्रोमो में स्माइली हंटिंग मोड में भी दिख रहा है। एक तरफ उसका वही आइकॉनिक बस वाला सीन रिक्रिएट करा गया है। अब ये रिक्रिएट ही करा गया है या फिर पास्ट का ही सीन है जो हमने सीजन 1 में देखा था। दूसरी तरफ वो ट्रांसफॉर्म होते दिख रहा है अटैक मोड में खुलेआम सड़क में। तो यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट गैस कैनी ही बन जाता है। और इंटरेस्टिंग बात, मेकर्स कैनी वर्सेस स्माइली की राइवलरी बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि एपिसोड 1 में स्माइली ने हेलो कैनी कहकर उसे ग्रीट किया था और तब से कैनी के अंदर एक पर्सनल एंगर बिल्ड हो रहा होगा। तो यहाँ कैनी का जो एंग्री लुक है वो सिंपल गैस नहीं है, वो फ्रस्ट्रेशन है। तो मरते क्यों नहीं हो? और यहाँ एक फुल बैटल मोमेंट भी आ सकता है, बॉयड जेड सब इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इसी के बाद प्रोमो के एंड में हमें एक डेड बॉडी जलते हुए भी दिखती है। अब नॉर्मली फ्रॉमविले में बॉडीज को बरी किया जाता है, लेकिन मॉन्स्टर्स को जलाया जाता है, क्योंकि पिछली बार जब स्माइली को मारा गया था तब उसे जलाया गया था। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है ये कोई मॉन्स्टर ही है। और अगर तुम कनेक्ट करो स्माइली का सीन, कैनी का कन्फ्रंटेशन और बर्निंग बॉडी, तो क्या स्माइली फिर से मारा गया? लेकिन एक डिटेल और, ये बॉडी कॉलोनी हाउस के बाहर जल रही है, जबकि कैनी मॉर्टल के पास था। तो ये जरूरी नहीं है कि ये स्माइली ही होगा, कोई और मॉन्स्टर क्रिएचर भी हो सकता है। अब जेड की तरफ आते हैं। वो टनल्स में जा रहा है और बोल रहा है, आई वेंट लुकिंग फॉर आंसर, दिस इज आवर शॉट। ये क्लियरली किसी से बात कर रहा है, शायद बॉयड से या बारटेंडर गाय से, जो अक्सर उसे दिखता रहता है, क्योंकि बॉयड ने उसे बोला था कीप डिगिंग जब जेड ने बॉयड को अपने पास मेमोरी रिकॉल के बारे में बताया था पिछले एपिसोड में। एंड ट्रेलर में हमने ये भी देखा था, जब वो टनल्स में गया था तो उसे मिलता है एक ब्लू शर्ट बॉय, जो एक्चुअली कोई और नहीं बल्कि उसका यंगर वर्जन हो सकता है या है, क्योंकि ये थ्योरी हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इस वाली वीडियो में। तो ये वीडियो जरूर देख लेना जिसे जेड के बारे में और ज्यादा जानना हो तो। और आगे जेड फ्रस्ट्रेशन में अपना सेटअप तोड़ता भी दिखता है, जो कि किसी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेरिमेंट का पार्ट लग रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसे सीजन 3 के एंड में वो ब्रेकडाउन हुआ था कि अगर तुम चाहते हो कि हम सॉल्यूशन ढूंढे तो हमें क्लियर सिग्नल दो। बाकी आगे सीन में हमें हेनरी भी ट्रॉमेटाइज दिखता है, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो और गिल्ट फील कर रहा हो। और ये कैरेक्टर डेफिनेटली फ्यूचर में बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि मेकर्स बिना रीजन के किसी को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। विक्टर कंफर्म करता है मैन इन येलो इज बैक, इट कुड ऑल बी हैपनिंग अगेन। The man in yellow is back. Could all be happening again. इसका मतलब 1978 मैसेकर की मेमोरी उसे याद आ गई है और वो जानता है क्या होने वाला है। और सबसे इंटरेस्टिंग, वो ये बात किससे बोल रहा है, हेनरी या टेविथा? क्योंकि टेविथा डेफिनेटली विक्टर के पास आएगी आंसर्स के लिए, क्योंकि वो अब जेड की बात से इन्फ्लुएंस हो चुकी है। मीन्स वही कि हम दोनों चोजन हैं, बार बार आते हैं यहाँ पर और हमको ही यहाँ का कर्ज तोड़ना पड़ेगा, इस वाली बात से। अब आता है सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट, टेविथा का सीन। कोई उसका गला पकड़ लेता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये हाथ पेल और डार्क टोन का है। ऐसा टेक्सचर अक्सर उन लोगों का होता है जो नॉर्मल ह्यूमन स्टेट में नहीं होते, खासकर डेड बॉडीज का। अब सवाल क्या है, ये मैन इन येलो हो सकता है, मैं इसे डायरेक्ट मैन इन येलो भी बोल देता, लेकिन जब हम जिम वाला डेथ सीन यहाँ याद करते हैं तो मैन इन येलो का हाथ वैसा नहीं था जैसा यहाँ दिखाया गया, इसलिए सीधा कंफ्यूजन है। और अगर ये मैन इन येलो नहीं है तो फिर ये कोई और एंटिटी है जो अब डायरेक्टली टेविथा को टारगेट कर रहा है। और अगर एक सेकंड के लिए मान भी लें कि ये मैन इन येलो ही है, तो भी ये सिर्फ फिजिकल अटैक नहीं लग रहा है, ये एक साइकोलॉजिकल एंट्री पॉइंट जैसा लग रहा है, जैसे वो टेविथा को हॉन्ट करने आया होगा, उसे डिस्टर्ब करने आया होगा, क्योंकि टेविथा इतने जल्दी तो नहीं मरेगी, ये तय है। और उसे ये फील कराने आया होगा कि जिम को मैंने ही मारा था। अब एक और सब्टल डिटेल, बैकग्राउंड में जो पेंटिंग दिख रही है मॉम एंड डैड वाली हाउस के साथ, ये बिल्कुल वही स्टाइल है जो विक्टर यूज करता रहता है। और अगर लोकेशन नोटिस करो तो ये वही आरवी बस वाली लोकेशन जगह है जहां जिम मारा गया था। तो क्या टेविथा ने विक्टर से ये पेंटिंग ली होगी और क्या वो यहाँ आकर इनके थ्रू पास्ट रिकॉल कर रही होगी? क्योंकि ये सिर्फ ड्राइंग्स नहीं है, ये मेमोरी ट्रिगर्स भी तो हो सकती हैं। और ये आरवी लोकेशन ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं से सब शुरू हुआ था। पूरी मैथ्यूज फैमिली का यहीं एक्सीडेंट हुआ था और यहीं से इनका टाउन में जर्नी स्टार्ट हुई थी। मींस फैमिली कनेक्शन का सबसे स्ट्रॉन्ग एंकर जो कि हमें यहाँ ड्राइंग के थ्रू देखने को मिल रहा है, मॉम एंड डैड, ये हाउस और ये वही जगह यानी लोकेशन। बाकी अब सबसे फाइनल और सबसे ज्यादा अनसेटलिंग मोमेंट, टेविथा को फोन बेल सुनाई देती है। अब यहाँ रुक के सोचो, इस जगह पर फोन बज रहा है, कौन कॉल करेगा? मेरे हिसाब से जिम हो सकता है, लेकिन जिम तो मर चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब ये एंटिटी सिर्फ लोगों को मार नहीं रही है, ये उनके दिमाग के अंदर घुस रही है, खासकर टेविथा के, क्योंकि टेविथा को सब कुछ याद आ गया
तो वो इस टाउन के कर्ज को तोड़ देगी और इविल एंटिटी टेबिथा को प्रेशराइज करेगी, ट्रॉमेटाइज करेगी, बहुत हद तक रोकेगी ताकि वो कंक्लूजन तक ना पहुंच पाए। सेम जेड के साथ भी होगा। जैसे पहले थॉमस के थ्रू जिम को मैनिपुलेट किया जाता था, ऑल्सो ईथन को भी, तो अब वही गेम रिवर्स होगा। जिम की आवाज में टेबिथा को कंट्रोल करने की कोशिश करी जाएगी, शायद इमोशनल मैनिपुलेशन। और यहाँ सबसे डेंजर चीज क्या होती है, फिजिकल मॉन्स्टर्स से लड़ना इजी है, लेकिन जब तुम अपनी की आवाज सुनाई दे, जब तुम्हें लगे कि वो सच में तुमसे बात कर रहा है जो कि ऑलरेडी मर चुका है, तब तुम कैसे डिसाइड करोगे कि वो रियल है या सिर्फ एक ट्रैप है। और अगर टेबिथा भी इस मैनिपुलेशन में फंस गई तो इस बार सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं टूटेगा, पूरा गेम का रूल चेंज हो जाएगा, यानी ये साइकिल फिर से रीस्टार्ट हो जाएगी। सो अब असली सवाल ये नहीं है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, असली सवाल ये है अगर तुम्हें अपने की आवाज सुनाई दे तो तुम उस पार्ट को ट्रस्ट करोगे या उससे डरोगे, क्योंकि फ्रॉम की दुनिया में जो दिख रहा है वो कभी सच नहीं होता और जो सच होता है वो कभी सीधा दिखाई नहीं देता। तो ये था डीप ब्रेकडाउन लेटेस्ट प्रोमो के लिए, जो एपिसोड 3 के लिए ही बोला जा रहा है। स्टोरी प्रिडिक्शन है और थ्योरीज अमेजिंग, जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया। बाकी इसके बेस पे तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे दिमाग में कोई और थ्योरीज आ रही है फ्यूचर स्टोरी के लिए तो ये जरूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स पर। यहाँ तक पहुंचे तो आपको वीडियो पसंद लाइक कर दीजिए, नया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आपने भी प्रोमो देख लिया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी जरूर बताना।